सिस्टम ऑफ पार्टिकल, भाई प्लीज बोली मत। ऑफ पार्टिकल, सिस्टम पार्टिकल क्या होता है भैया? तो आपको बता दो, पहले बताया था आपको पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल जिसका साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। और अगर कभी साइज की बात होगी तो कैसा होगा, स्पेरिकल। कैसा होगा, स्पेरिकल। ठीक है। और जिसका मास क्या होगा, कंसिडरेबल। मास कंसिडरेबल, साइज क्या होगा, नेग्लिजिबल। फिर आता है सिस्टम। याद होगा आपको, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया, सिस्टम कहते हैं। तीसरा, इंटरनल फोर्स क्या आता है, इंटरनल फोर्स। ठीक है। विच होल्ड द सिस्टम, विच होल्ड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल के सिस्टम को होल्ड करके रखे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, इंटरनल इन अ सिस्टम क्या होती है भैया, जीरो। इंटरनल फोर्स के से किसी प्रकार की कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। चौथा आता है आपको भैया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ये क्या होता है, विच एक्सिलरेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो सिस्टम पार्टिकल के ऊपर लगने पे, यानी सिस्टम पे लगने पे एक्सिल, विच एक्सिलरेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो सिस्टम पे लगने के बाद जो उसको एक्सिलरेट करा देता है, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। फिर आता है आपका सेंटर ऑफ मास। हाइपोथेटिकल पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पे मान के चलता है कि पूरी पूरी बॉडी का पास इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है। ठीक है। जैसे ये हो गया सेंटर ऑफ मास रिंग का, ये हो गया सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का। ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल का। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल का, जहां पे इसके तीनों मीडियंस काटते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको बताया था भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्स मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम। ठीक है। और ये ध्यान रखना चौथा, कि if body is balanced, if body is balanced about its center of mass, about its center of mass, then all movement, कितनी मूवमेंट होती है, टॉर्क एक मूवमेंट है वो जीरो। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक मूवमेंट है वो भी क्या हुआ, टोटल टॉर्क जीरो, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या हुआ, जीरो, अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास का लॉन्ग बैलेंस है। ठीक है। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिंगल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सिस्टम। पहला है वन पार्टिकल सिस्टम,
अगर एक पार्टिकल का कोई सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके अंदर ही होगा। क्या होगा, ये पार्टिकल है और उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसी के अंदर होगा। और अगर मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात करूं, सिस्टम की बात करूं तो आपको याद होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ये एक मास है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके अंदर है। उसकी पोजीशन क्या है, आर। क्या है, ये आपका दूसरा मास है, इसकी सेंटर ऑफ मास, इसका मास क्या है, M2, और इसकी पोजीशन क्या है, R2। जब इन दोनों को जोड़ करके एक सिस्टम बना दिया, क्या बना दिया, सिस्टम, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाने लगे, इंटरनल फोर्स लगाने लगे। आपको याद है इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो पहले इसके अंदर था, इसका सेंटर ऑफ मास जो पहले इसके अंदर था, आप दोनों मिलकर के सिस्टम बन गया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, बीच में। उसकी पोजीशन क्या है, आर। सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 एंड M2। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, इस मास के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मास क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ऐसे ही इस मास के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मास भी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखिए, नाउ टोटल फोर्स एट M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, M1 पर इस पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, यानी कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f। ठीक है। अच्छा, ये टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, पहला मास और उसका एक्सेलरेशन। अच्छा, तो F1 प्लस स्मॉल f1 बराबर में मास, एक्सेलरेशन याद है आपको, इसकी पोजीशन को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, याद है। तो हमने क्या किया, इसको दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसको, आर को, तो वो एक्सेलरेशन के बराबर हो गई। सिमिलरली, सिमिलरली दूसरे मास में जो कुल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, M2 इंटू में A2 वेक्टर के। M2 को ऐसे लिख दीजिए, A2 को क्या लिखोगे, उसकी पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, दोनों को ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, कैपिटल F2 प्लस स्मॉल f। और ये क्या हुआ, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो d और dt स्क्वायर क्या होगा, कॉमन आएगा, अंदर क्या होगा, M1 R1 प्लस M2। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आपको पता है इक्वल अपोजिट है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये क्या हुआ, कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F डी अपॉन में डी टी स्क्वायर, और ये क्या हुआ, M1 R1 प्लस M2 R2। अच्छा, ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स एट M1, एक्सटर्नल फोर्स एट M2, जोड़ दो तो क्या हुआ, टोटल एक्सटर्नल फोर्स आ गया, वो किसके बराबर हुआ, इसके बराबर आ गई आपकी फर्स्ट, ये थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या कर दिया, वी ऑल्सो नो, क्या, वी ऑल्सो नो, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है वो टोटल सेंटर ऑफ मास का मास के इनटू में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। टोटल इस पूरे सिस्टम का कितना मास है, M1 प्लस दो पार्टिकल है। और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, तो इसकी पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करो। फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, क्या होगी भैया, थर्ड इक्वेशन से हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ रखी है, और फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ रखी है। बराबर में क्या होगा, अरे क्या आर, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2, और इसको इसके नीचे ले जाएगा M1 प्लस
ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब निकालते हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो m1 बाहर आएगा, इसको करोगे तो क्या होगा, m1 बाहर आएगा dr1 अपॉन में dt। इसको करोगे तो क्या होगा, m2 बाहर आएगा dr2 अपॉन में dt। नीचे वाले टर्म में एज इट इज लिख देना m1 प्लस m2। तो m1 ये क्या हुआ v1, m2 ये क्या होगा v2 अपॉन में m1 प्लस ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। डी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो डी अपॉन में डी टी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रखी है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करो इसको, तो m1 बाहर आएगा डी v1 अपॉन में, इसको करोगे तो m2 बाहर आएगा। मास कांस्टेंट टर्म होता है उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। नीचे क्या होगा m1 प्लस m, ये क्या होगा a1 और ये क्या होगा a2, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस क्या है, सही तो है। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फॉर वन डी बॉडी अगर आ रहा आपको, फॉर वन डी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो एक्सीएम होगा या वाईसीएम होगा या जेडसीएम होगा। एक्सीएम और वाईसीएम और जेडसीएम तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, एक्सीएम कब होगा, जब बॉडी जो होगी वन डायमेंशन बॉडी ऐसी बॉडी जिसके पास केवल लेंथ होती है। वो अगर एक्स के लॉन्ग रखी रहेगी, एक्स के लॉन्ग मतलब ये एक्स एक्सिस है और इसी के लॉन्ग आपने कोई रॉड रख दिया, तो उसके सेंटर मास क्या होगा, एक्सीएम होगा। क्या होगा, अच्छा इस बॉडी को आपने वाई के लॉन्ग रख दिया, तो सेंटर मास क्या होगा जिसके पास लेंथ है, क्या होगा वाईसीएम होगा। और इसी को अगर आपने जेड एक्सिस के लॉन्ग रख दिया, तो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड सी क्या होगा। ठीक है भैया, तो एक्सीएम वाईसीएम वन डायमेंशन बॉडी का इसी प्रकार से आता है क्योंकि किस एक्सिस के लॉन्ग रखा गया। फिर आता है भैया टू डायमेंशन बॉडी, टू डी बॉडी। टू डी बॉडी में जो सेंटर मास होगा, हाँ मम्मी, हाँ एक्सीएम भी होगा वाईसीएम भी होगा। एक्सीएम वाईसीएम जब होगा जब बॉडी कौन से प्लेन में रखी होगी, एक्स और वाई प्लेन में होगी, तो इस बॉडी के पास एक्सीएम भी होगा और वाईसीएम भी होगा। मतलब इसके सेंटर मास के बाद दो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, और या वाईसीएम जेडसीएम होगा, लेकिन ये जब होगा जब आपकी बॉडी वाई और जेड प्लेन में रखी होगी, ये जेड एक्सिस। इस प्लेन में अगर कोई बॉडी रखी है, ये जेड एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके पास वाईसीएम भी होगा और जेडसीएम भी होगा। और अगर टू सेंटर ऑफ मास ये भी हो सकता है जेडसीएम, सॉरी एक्सीएम और जेडसीएम। कब होगा, जब बॉडी जो रखी हुई है वो आपकी एक्स जेड प्लेन में हुई है, जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस प्लेन में अगर आपकी बॉडी रखी गई है तो इसके सेंटर मास क्या होंगे, एक्सीएम और जेडसीएम। ठीक है, टू डायमेंशन बॉडी, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं थ्री डायमेंशन बॉडी की और थ्री डी बॉडी, तो वो स्पेस में रखी आती है। स्पेस में किसी भी पॉइंट को बताने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है, एक्स वाई और जेड के। आप केवल एक कोऑर्डिनेट या दो कोऑर्डिनेट स्पेस की लोकेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन बॉडी स्पेस में होती है, उसके लिए आपको एक्सीएम भी चाहिए, वाईसीएम भी चाहिए और जेडसीएम भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा भैया, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी एक एल शेप्ड लैमिना है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, ये है आपकी 1 मीटर, ये है आपका 2 मीटर, ये है आपका 1 मीटर,
और ये है आपका गोल्ड। इसका सेंटर जो है उसका मास, इस पूरी बॉडी का यहां से यहां तक का मास जो है वो 4 kg है। ये C2 सेंटर है, इसका मास क्या है? 10 kg। और ये C3 सेंटर है, इसका मास क्या है? 9 kg लिख लो। कह रहा सेंटर ऑफ मास ऑफ आप कैसी बॉडी है, कैसे किस एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, तो कैसी बॉडी है? 2 डायमेंशन बॉडी। और इसके सेंटर मास की पोजीशन मैंने मान लिया एक्सियम और वाई सी हमारी। ठीक है, तो अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं एक्सियम, यहाँ पे क्या 2 डायमेंशन बॉडी है और कितने मास है? 3 मास है। यानी आपका M1 X1 + M2, मैंने मान लिया एक्सियम की वैल्यू होगी। एक्सियम क्या हुआ याद है आपको? M1 X1 M2 M3 अपॉन में M1 + M2 + M3। और वाईसीएम क्या होगा? M1 Y1 M2 Y2 M3 अपॉन में M1 + M2 + M3। अब एक चीज देखिए, चलो C1 के पॉइंट्स निकालो, C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने होंगे। तो भैया आपको पता है, अगर C1 में x की वैल्यू बतानी है तो x क्या है? ये है, तो ये तो पूरा 1 है, तो ये कितना होगा? 0.5। क्या होगा? तो C1 के लिए x की वैल्यू होगी 0.5। और y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू 1 और ये हाफ, तो कितनी देगी? 1.5, यानी 1.5। 1.5, ठीक है। अच्छा C2 के लिए x की वैल्यू कितनी है? ये रही, जो कि क्या है? आधा। ये पूरा 1 है तो उसका आधा वही, यानी 0.5। और y की वैल्यू क्या होगी? ये भी, ये पूरा 1 है तो ये क्या? आधा, तो क्या होगा? 0.5। अच्छा C3 के लिए बताओ, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 और आधा, तो कितना जाएगा? 1.5। x की वैल्यू क्या होगी? 1.5। और y की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा 1 है, ये कितना होगा? आधा, 0.5। अब देखो M1 क्या है बेटा? M1 क्या है? 4 kg। X1 क्या है? 0.5। M2 क्या है? 10 kg। और X2 क्या है? 0.5। M3 क्या है? 9 kg। और X3 क्या है? 1.5। अपॉन में कुल मास क्या हो गया? 4, 19 और 14, और 14 में क्या होगा? 23। 23 kg। सॉल्व करोगे? 23 सॉल्व करो तो आपका एक्सियम आ जाएगा। वाईसीएम कैसे निकलेगा? तो M1 वही है 4, और वाई M1 वाई 4 है, Y1 क्या है? 1.5। M2 क्या है? 10। Y2 क्या है? 0.5। M3 क्या है? 9। Y3 क्या है? 0.5 डिवाइड बाय 23। सॉल्व कर लीजिए, वाई से आ गया। लिखोगे सो पोजीशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सियम की वैल्यू यहां रखनी है, कोमा वाईसीएम की वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। हो गया? कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है? 4 मीटर। ये भी क्या है? 4 मीटर। और ये भी क्या है? ठीक है। यहाँ पे रखा है मास M1 10 kg। यहाँ पे मास रखा है M2 6 kg। और यहाँ पे मास रखा है M3 7 kg। आपको निकालना सेंटर ऑफ मास का, क्या निकालना है? तो इस तरह के डायग्राम को पहले एक कोऑर्डिनेट को कहां रख दो? ओरिजिन पे। तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को कहां रख दिया? ओरिजिन पे। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसका एक्सियम। अच्छा चलो देखते हैं पहले, हर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताओ। तो ये ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। अच्छा ये क्या होगा? ये 4 है, तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पर, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4। 4,0। यहां पर देखिए, तो ये देखिए एक्स की वैल्यू इतनी होगी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? इतनी। और वाई की वैल्यू क्या होगी? इतनी। तो एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, ये तो पूरा 4 है, तो ये कितना होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4,0।
और यहाँ के कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2, और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये वाई देखिए, वाई क्या परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ये तो 2 मीटर हो गया, ये क्या है 4 है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस बेस जो कि क्या है 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 16 16 माइनस 4 का 16 - 4, 2 क्या होगा √12, ये हो गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टूगेदर। ठीक है, अब ये आपको पता है 2D फिगर है, तो एक्सियम क्या होगा, एक्सियम M1 x1 M2 x2, और 3 मास है तो इसलिए क्या होगा M3 x3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसी वाईसीएम क्या होगा M1 y1 M2 y2 Mn M3 y3 अपॉन में टोटल मास M1 M2 M3। अच्छा, एक्सीएम की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो लिखना है आपको, और वाईसीएम की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज देखिए, M1 क्या होगा बेटा 10, x1 क्या होगा 0, M2 क्या होगा M2 ये रहा 6, और x2 क्या होगा 2, M3 क्या होगा 7, और x3 क्या होगा 4। ऐसे आते वाई से निकालेंगे तो M1 क्या होगा 10, y1 क्या होगा 0, M2 क्या होगा 6, y2 क्या होगा √12, M3 क्या होगा 7, y3 क्या होगा 0, अपॉन में कुल मास निकल आएगा। हाँ हाँ, किसी को भी एक को मान ले, लेकिन फिर उसके रिस्पेक्ट में ही। हाँ हाँ, लेकिन वो कॉर्नर में तो उसी मान ज्यादा बढ़िया रहेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ पोजीशन ऑफ M1 जो कि क्या है 10 kg है, इज R1, और R1 की वैल्यू क्या है I+2J+7 के। पोजीशन ऑफ M2 12 kg का इज R2, और R2 की वैल्यू क्या है 2I+3J+8 एंड पोजीशन ऑफ M3 6 kg का इज R3 है, और R3 की वैल्यू क्या है I-J+7। कह रहा भैया ये 3 पार्टिकल का सिस्टम है, उनकी पोजीशन अच्छा है, बताओ ये कहां पे रखा गया ये पार्टिकल कहां पे रखा गया स्पेस में, कैसे पता, क्योंकि जो भी हर पार्टिकल की पोजीशन है वो कैसी है 3D है। ठीक है, इसका इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,2,7, इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट कहां पे होंगे 2,3,8, इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, -1,7। सेंटर मास निकालो, पहले सेंटर मास की पोजीशन निकालो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आर होगा, वो क्या होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है 10, R1 की वैल्यू कितनी रखी है I+2J+7 की, M2 की वैल्यू कितनी है 12, R2 की वैल्यू क्या है 2I+3J+, और ये क्या है 6। ठीक है, और R3 की वैल्यू कितनी है I-J+, अपॉन में कुल मास कितना होगा टोटल मास क्या होगा 10 12 22 22 6 28। सॉल्व करो इसको, तो R इक्वल्स में क्या होगा 10I 20J 70 के, कोई दिक्कत नहीं, 10 की मिनट कर दिया, 12 की मिनट कर दो, तो 24 I 36J और 72 96 ना के, 6 की मिनट में करो 6I 6J और क्या होगा 42 अपॉन में 28। अब इसको क्या लिखोगे 10I 24I 34I और 6 40I,
क्या हो गया? 20J, 56J, 50, 50G हो गया। के देखो 70K, 96K कितना हो जाएगा भी आपका? 166, 166 और 42 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 200, 200, 208, 208K अपॉन में क्या हुआ? 28। तो हम लिखेंगे R इक्वल्स टू में 40 अपॉन में 28 आई क्या, 50/28 J क्या, और 208 अपॉन में 28 K क्या। सो पोजीशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भैया? 40 अपॉन में 28, 50 अपॉन में 28 कोमा 208 अपॉन में, ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए भैया? क्या काट दे, क्यों काटना है, ठीक है ठीक है। आता है सेंटर मास, एग्जांपल ऑफ सेंटर मास। सिंगल पार्टिकल का सेंटर मास कहां पे होता है? उसके सेंटर पे लाई करता है सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल, ये रहा सेंटर मास। और अगर भैया बता दूं मैं, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? VCM, तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी? VCM ही होगी। इसका मास क्या है? MCM। इसका मोमेंटम क्या होगा? सेंटर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा मैं, तो इसका मतलब मोमेंटम सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेंटर मास क्या होगा? 0 होगा, है ना। और मोमेंटम और सेंटर मास 0 हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये ध्यान देना, फोर फॉर इक्वल मास, ये दोनों मास इक्वल है, M1 और M2, तो सेंटर मास क्या होगा? लाई करेगा सेंटर पे। कह रहा है M1 बराबर में क्या है? इफ M2, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास एट मिड पॉइंट, कहां पे लाई करेगा? इफ M1 ग्रेटर देन M2, ये मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास लाई, सेंटर ऑफ मास लाइज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या है? M1। देखिए अगर ये ज्यादा होगा तो सेंटर मास आपका कहीं यहीं पे लाई करेगा, इसकी तरफ आई लाई करेगा, ठीक है। इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब ये वाला मास ज्यादा है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास लाइज टूवर्ड्स दी M2, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के सेंटर मास की बात करता हूँ, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ये डाई एटॉमिक है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्प्रिंग जैसा होता है, इनके अंदर लगातार ऑसिलेशन होती रहती है, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन सेंटर मास क्या होता है? हमेशा ही रहता है, क्योंकि ऑसिलेशन जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है? और ऑसिलेशन इज अ क्रिएटर ऑफ, क्रिएटर ऑफ इंटरनल फोर्स, एज वी नो, एज वी नो इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने यहां तक पढ़ाया था, बाकी बैचेस में, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी शाम को ग्रेविटेशन क्लास है, ठीक है, तो मिलते हैं शाम को ग्रेविटेशन यहीं पर। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।